हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। हम लोग इकोनॉमिक्स का 2000 प्लस एमसीक्यू सीरीज को हम कर रहे हैं और इस सीरीज के अंदर आज हम लोग चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ रहे हैं। इसका चैप्टर 3 है 1991 से आर्थिक सुधार यानी नई आर्थिक नीति। इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो है ये इस चैप्टर का पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और आप देख सकते हैं इस चैप्टर के हम लोग टोटल 150 एमसीक्यू करेंगे, जैसे हम बाकी सारे चैप्टर के साथ करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की सेकेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रश्न 36 से स्टार्ट है, क्योंकि 35 क्वेश्चन जो है ये हम लोग पार्ट 1 में फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो 36 से आज की वीडियो हमारी स्टार्ट है। क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब पारित की गई थी? ऑप्शंस दिया है आपको, जून 1991, मई 1991, जुलाई 1991 या फिर जनवरी 1991। तो देखिए, जो नई आर्थिक नीति थी इसे 1991 में जुलाई में जो है पारित किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। प्रश्न 27 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अभिप्राय बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की समता हिस्से को बेचने से है? समता हिस्से का मतलब होता है उसके कुछ हिस्से को हमने क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो जब हम सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ अंश को बेचते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस दिए हैं आपको, वैश्वीकरण, निजीकरण, विनिवेश या फिर उदारीकरण। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विनिवेश। देखो, ये पूरा प्रोसेस जो है, जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी थी। ठीक है, आपको डिटेल में अगर जानना है विनिवेश क्या होता है, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण या फिर अनारक्षण, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में हो चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। पर फिर भी देखो, यहाँ विनिवेश आया है तो समझा देती हूँ आप लोगों को। ये जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, इनके कुछ अंश को अगर बाजार में बेचा जाता है तो इसको हम विनिवेश कहते हैं। थोड़े थोड़े करके जब बेचा जाएगा या इनके शेयर्स को बेचा जाएगा उसे हम विनिवेश कहेंगे। क्लियर होगा? नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 38, सस्ती आयातित वस्तुएं निम्नलिखित में से किसका एक कारण था? ठीक है, ऑप्शंस दिया है कि जो सस्ती आयातित वस्तुएं थी उससे क्या उत्पन्न हुआ? बढ़ती बेरोजगारी, असंतुलित विकास, औद्योगिक विकास का निम्न स्तर या फिर उपभोक्तावाद का फैलाव। तो देखो, जो सस्ती आयातित वस्तुएं थी इससे औद्योगिक विकास का निम्न स्तर को दिखाता है ना, यानी ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। आयातित वस्तुएं यानी हम लोग बाहर के वस्तुओं को मंगा रहे हैं, और सस्ती वस्तुएं हैं यानी यह उच्चतर निम्न कोटि की वस्तुएं होती थी। तो ये दिखाती थी कि हमारे देश में औद्योगिक विकास का जो स्तर है वो बहुत ही कम है, जिसके कारण हमें बाहर के देशों से वस्तुओं को आयात करवाना पड़ रहा है। तो सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। प्रश्न 39 है, निम्न में से किस शब्द का अभिप्राय सार्वजनिक क्षेत्र निजी स्वामित्व में परिसंपत्तियों या सेवाओं का हस्तांतरण है? तो देखो, जब पूरी की पूरी परिसंपत्ति का हस्तांतरण सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शंस दिए आपको, वैश्वीकरण, निजीकरण, विनिवेश या फिर उदारीकरण। सही आंसर बनेगा हमारे पास निजीकरण। बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। देखिए, जब स्वामित्व का हस्तांतरण किया जाता है तो इसे हम निजीकरण कहते हैं, पर जब छोटे छोटे अंशों को बेचा जाता है तो उसे हम विनिवेश कहते हैं। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 40, WTO से क्या अभिप्राय, यानी आपको WTO का फुल फॉर्म बताना है। तो इंग्लिश में देखो ये क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, हिंदी में हम इसको विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे सामने ऑप्शन ए, विश्व व्यापार संगठन, WTO का फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 41, आउटसोर्सिंग भारत के लिए अच्छा है क्योंकि। अच्छा, पहले ये नया वर्ड आया है, कॉन्सेप्ट को समझ लो। आउटसोर्सिंग को ना हम हिंदी में कहते हैं बाह्य स्रोतीकरण, बाह्य स्रोतीकरण। ठीक है, अब देखिए ये बाह्य स्रोतीकरण क्या होता है ये जानिए। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ये एक कोई कंपनी है, अब इस कंपनी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं,
सिर्फ उत्पादन ही काम नहीं होता, उत्पादन करने के बाद वस्तुओं का एडवर्टीजमेंट भी तो करवाना होता है ना। तो इन वस्तुओं का एडवर्टीजमेंट करवाएगी कंपनी। एडवर्टीजमेंट के लिए ये जो कंपनी होती है खुद नहीं करती, बहुत सारी एडवर्टाइजिंग कंपनियां होती हैं जिनको हायर किया जाता है, जिनसे एडवर्टाइजिंग का काम करवाया जाता है, ताकि ये जो कंपनी है, मान लीजिए कंपनी ए है, ताकि ये जो ए कंपनी है ये अपना पूरा ध्यान उत्पादन में लगा सके। तो इस कंपनी ने यह एडवर्टीजमेंट का काम बाहर की किसी कंपनी से करवाया, तो इस चीज़ को हम कहते हैं बाह्य स्रोतीकरण या फिर आउटसोर्सिंग। अच्छा, इसको बाह्य प्राप्यकरण भी कहा जाता है, ठीक है। तो नाम आप सारे ध्यान पे रखना। जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, मान लीजिए कंपनी के अंदर कोई न्यू मशीन आई है, ठीक है। अब ये जो नई मशीन है, ये इसके यहाँ के एम्प्लॉयज़ को जो है इसे ऑपरेट करना नहीं आता, तो कंपनी ने क्या किया, कुछ समय के लिए एक इंजीनियर को हायर किया, ठीक है। ये जो इंजीनियर होगा ये क्या करेगा, कुछ समय तक, जब तक ये मशीन जो है नई मशीन, ये इनके यहाँ के एम्प्लॉय को चलाना सिखाएगा, उसके बाद इस इंजीनियर को हटा दिया जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को भी हम कहेंगे आउटसोर्सिंग। तो दुनिया भर की तमाम कंपनियां जो होती हैं वो आउटसोर्सिंग का इस्तेमाल करती है, बाह्य स्रोतीकरण का प्रयोग करती है। अब भारत के लिए आउटसोर्सिंग क्यों अच्छा है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है, यह बड़ी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। जैसे ये इंजीनियर यहाँ पे जो है बेरोजगार बैठा हुआ था, ये एडवर्टाइजिंग कंपनी जो थी इसको रोजगार मिली, इंजीनियर को रोजगार मिली, ऐसे ही हर क्षेत्र में रोजगार देता है, सही है। ऑप्शन बी है, यह एक विशेष क्षेत्र में उत्तम भत्ता, भत्ता यानी होता है सैलरी, ठीक है, वेजेस, तो उसको प्रदान करता है। उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। ये लोगों को रोजगार भी देता है और किसी विशेष क्षेत्र के अंदर, है ना, जैसे एडवर्टाइजिंग हो गया, जैसे यहाँ पे हमने इंजीनियर वाला जो है एग्जाम्पल देखा था, इसमें ये लोगों को भत्ता यानी पैसे प्रदान करता है। तो सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सुधार सरकार द्वारा उदारीकरण के तहत प्रारंभ किया गया। उदारीकरण में किसको शामिल किया गया था, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र का सुधार, कर सुधार, वित्तीय क्षेत्र का सुधार या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, उदारीकरण के अंतर्गत सभी को शामिल किया गया था, औद्योगिक क्षेत्र को भी सुधारा था, कर सुधार किया गया भारत में, और वित्तीय क्षेत्र में भी सुधार किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। प्रश्न 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर सुधार नहीं है। कर सुधार जो नहीं है हमें वो बताना है। ऑप्शन है करों में कमी, अप्रत्यक्ष करों में कमी, कर प्रक्रिया का सरलीकरण यानी इसको सिंपल बनाना, या फिर रुपयों का अवमूल्यन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, रुपयों का अवमूल्यन। ये जो है ये कर सुधार नहीं है, बाकी ये सारे ही ऑप्शन जो दिए वो हमें कर सुधार है। देखो, ये तो इजी क्वेश्चन था। एक्चुअली रुपयों का जो अवमूल्यन है ये है क्या, ये विदेशी विनिमय दर, यानी ये विनिमय दर में सुधार है। विनिमय दर में जो परिवर्तन होता है उसमें हम इसको शामिल करेंगे, रुपयों के अवमूल्यन को। डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से किस शब्द का अभिप्राय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण को निजी क्षेत्र के उद्यमियों में हस्तांतरित करना है। तो देखो, पूरा का पूरा सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व, प्रबंधन, नियंत्रण सभी चीज़ों को निजी क्षेत्र में डाला जा रहा है। तो ये क्या होता है हमसे पूछा है। ऑप्शन है उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बन जाएगा हमारे पास निजीकरण। जब कुछ एक अंश को बेचा जाता है तो वो विनिवेश होता है, जब पूरा स्वामित्व ही ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसे हम निजीकरण कहते हैं। सी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्रश्न 47 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अभिप्राय अपने कुछ गतिविधियों को ठेके पर तीसरी पार्टी को देने से होता है जो कि पहले संगठन के द्वारा किया जाता था। अब देखिए, अभी अभी मैं आपको समझाई थी ये चीज़, है ना। जैसे वो जो कंपनी ए थी, है ना, पहले एडवर्टाइजिंग का काम कंपनी के ही द्वारा किया जाता था, लेकिन कंपनी ने अब इस काम को थर्ड पार्टी यानी किसी दूसरे पार्टी से करवाया है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो अभी हम समझे थे आउटसोर्सिंग, है ना। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑप्शन ए आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग को हम बाह्य स्रोतीकरण भी कहते हैं और बाह्य प्राप्यकरण भी इसको हम कहते हैं। ए हमारे इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 46 है, वो थोड़ा आगे पीछे हो गए क्वेश्चन नंबर 47 हमारा पहले आ गया था, बट इट्स ओके, सारे क्वेश्चन तो हैं हमारे पास। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अभिप्राय अर्थव्यवस्था को अधिक स्वायत्तता यानी छूट देने और सरकारी नियंत्रण में कमी या फिर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने से है।
ऑप्शंस दिए हैं वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा उदारीकरण। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि जहाँ पे भी निजी क्षेत्रकों को या फिर किसी व्यक्ति को, किसी समुदाय को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे दी जाएगी, वहाँ पे हम कहेंगे उदारीकरण हुआ है। तो अर्थव्यवस्था में स्वायत्तता यानी छूट दी गई है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है, तो इसको हम क्या कहेंगे उदारीकरण। ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है। कल हमने आपको बताया था नवरत्न उद्योग वो थे जिनका संचालन, नियंत्रण, स्वामित्व सभी जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के पास होता है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसा कौन सा उद्योग है जो सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के पास ही है, जिसमें निजी क्षेत्र कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ऑप्शन है प्रतिरक्षा सामग्री, परमाणु ऊर्जा सृजन, सीमेंट या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा हमारे पास उपरोक्त सभी। इन सभी को जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्रश्न 48, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, यानी WTO को कब बनाया गया, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस दिए हैं 1950, 1960, 1990 या फिर 1995। सही आंसर बनेगा हमारे पास 1995। ठीक है, डी हमारे पास यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 49, वैश्वीकरण का संबंध किससे है। ऑप्शन दिया है अर्थव्यवस्था के नियोजन से, अर्थव्यवस्था के खुलेपन, अर्थव्यवस्था का नियमन या इनमें से कोई नहीं। तो जो वैश्वीकरण है इसका संबंध है अर्थव्यवस्था के खुलेपन से, यानी ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50, विश्व को एक बाजार के रूप में मनाने का क्या अर्थ है, यानी पूरे विश्व को एक बाजार बनाना। ठीक है, ऑप्शंस हैं वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण या फिर केंद्रीयकरण। सही आंसर होगा हमारे पास इसका वैश्वीकरण। जब हम पूरे विश्व को एक बाजार बनाते हैं या फिर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य अर्थव्यवस्था के लिए खोला जाता है, जोड़ा जाता है उनके साथ, तो इन तीनों ही चीज को हम कहते हैं वैश्वीकरण। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 51 है FEMA यानी फेमा के अंतर्गत क्या शामिल है। ठीक है, और ये आज का आपका होमवर्क है। आपको FEMA का फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में। ये होता क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है विदेशी विनिमय के अंतर्गत प्रावधानों को उदार एवं सरल कर दिया गया था। सरकार ने विनियोग की नीति को प्रारंभ किया था। सीमा शुल्क और प्रशुल्क दर को घटा दिया गया था, या फिर निजी क्षेत्र का विस्तार किया गया था। ठीक है, तो देखिए फेमा के अंतर्गत विदेशी विनिमय का जो भी हमारे पास प्रावधान था इसको उदार बनाया गया था, यानी इसमें लोगों को स्वायत्तता दी गई थी और इसको सरल आसान कर दिया गया था। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेमा का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन है जिसमें हम इसके फुल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये आपका आज का होमवर्क है, आप लोग मुझे बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 52, LPG नीतियों के सकारात्मक प्रभाव हमें बताने हैं। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय पहचान, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, उभरती हुई अर्थव्यवस्था या इनमें से सभी। सही आंसर बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जब हमने LPG को अपनाया, यानी हमने नई आर्थिक नीति 1991 को जब हमने अपनाया, तो इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, भारत के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनकर के सामने आया। 1991 में हम लोगों ने LPG को अपनाया था और देखिए 2019 में 1991 में हमने अपनाया था और 2019 में इंडिया जो है पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के सामने आई थी। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी उभरती हुई अर्थव्यवस्था हम बने हैं और अब हम अर्थव्यवस्था जो है हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो वैश्विक स्तर पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से सामने आई है। तो ये सभी संभव हुआ है LPG की नीतियों की वजह से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्लियर होगा। प्रश्न 53 है विश्व बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है IMF, UNO, IDBI या फिर IBRD। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा हमारे पास ऑप्शन डी, IBRD। ये भी जो है हम किसको कहते हैं, विश्व बैंक को कहते हैं।
ठीक है। IMF हमारे पास है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। UNO हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड संघ को हम कहते हैं। IDBI जो होता है ये जो है हमारे भारत का एक बैंक है, बैंक का नाम है, ठीक है। और IBRD हम विश्व बैंक को कहते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे आपका होमवर्क, इसका आप फुल फॉर्म हमें बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। WTO किसका पूर्ण रूप है? तो ये क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी पहले डिस्कस भी किया था। WTO का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो हमने देखा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। तो बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 55, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया, यानी हमने आर्थिक सुधारों को कब अपनाया था? ऑप्शन ए है 1971, बी 1991, सी 2001 और ऑप्शन डी है हमारे पास 1981। आर्थिक सुधारों को हम लोगों ने 1991 में अपनाया था, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा हमारे पास ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सॉरी। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 56, भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में LPG का पूर्ण रूप बताइए, यानी हमें LPG का फुल फॉर्म बताना है। तो आप जानते हैं LPG, L से क्या है लिबरलाइजेशन, जिसको हम लोग उदारीकरण कहते हैं। P से है प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और G से है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्लियर होगा? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 57, उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव हैं। प्रतिकूल पूछा है यानी नेगेटिव, उदारीकरण का नेगेटिव इफेक्ट आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है कृषि संकट, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव, आय की असमानता या फिर ये सभी। सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। ये सभी जो हैं ये उदारीकरण के नकारात्मक प्रभाव है, यानी उसकी हानियां हैं। देखिए, उदारीकरण की वजह से क्या हुआ कि हम लोगों ने निजी क्षेत्रकों के हाथ में सारी ही चीज़ें छोड़ दी। अब हुआ क्या, इससे कृषि में संकट आ गया, यानी वे लोग जो पहले खेती कर रहे थे, खेती पर जिनका पूंजी लगा हुआ था, वे सभी उद्योग की तरफ चले गए, ठीक है। तो कृषि संकट हुआ। लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब ऐसे लोग जिनके पास पूंजी है, बड़े पैमाने के उद्योगों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जबकि लघु और कुटीर पैमाने के उद्योग जो हैं उन पे इसका प्रभाव कम पड़ा है। आय असमानता, इससे हुआ क्या, अमीर लोग अमीर होते चले गए और गरीबों की जो रोजगार है वो उनसे छिन गई। तो आय की असमानता भी हुई है, इसीलिए डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 58, विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन से उपाय करने चाहिए? ऑप्शंस दिए हैं, सीमा शुल्क दरों में कमी करना, निर्यातकों को विदेशी बाजार से ऋण लेने की सुविधा देना, निर्यातकों को बेहतर आधारिक संरचना उपलब्ध कराना या फिर ये सभी। सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है दिए गए ऑप्शन, इन सभी का इस्तेमाल करके हम अपने विदेशी व्यापार को बढ़ा सकते हैं। सीमा शुल्क दरों में कमी कर देंगे तो आयात निर्यात की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। जो भी हमारे निर्यातक हैं उनको हम विदेशी बाजार से ऋण लेने की सुविधा देंगे तो उनके पास पैसे ज़्यादा आएंगे, जिससे उनके उत्पादन में वृद्धि होगी। निर्यातकों को हम अच्छे आधारिक संरचना दे सकते हैं। अच्छी आधारिक संरचना होगी तो उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा, है ना, और वो जो है उत्पादन में वृद्धि कर पाएंगे। परंपरागत तरीके से उत्पादन को हटा करके आधुनिक तरीके से किया जाएगा, उससे भी उत्पादन में वृद्धि होगी। तो ये सभी जो है हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 59, भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब किया गया? अवमूल्यन का मतलब होता है भारतीय रुपये की कीमत को सरकार के द्वारा कम कर देना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम कर देना। तो ये कब किया गया? ऑप्शन है जुलाई 1991, जून 1991, नवंबर 1919 या फिर दिसंबर 1991। सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, जुलाई 1991। ठीक है, तो ए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। जब हमने LPG को अपनाया था ठीक उसी समय पे हम लोगों ने रुपए का अवमूल्यन भी किया था, यानी इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा जुलाई 1991। और LPG नई आर्थिक नीति, इसको भी हमने अपनाया था जुलाई 1991। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 60, नई आर्थिक नीति 1991 को क्या कहा जाता है? L टर्न नीति, S टर्न नीति, यू टर्न नीति या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसको हम कहते हैं ऑप्शन बी, एस टर्न नीति। ठीक है, अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये बाकी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बी, एस टर्न नीति हम कहते हैं नई आर्थिक नीति को। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 61, प्रश्न 61,
सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना क्या कहलाता है? निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण या फिर उत्पादन। सही आंसर बनेगा हमारे पास उदारीकरण। उदारीकरण के अंतर्गत हम सरकार द्वारा लगाए गए जो भी नियंत्रण थे उसको हटाते हैं, यानी बी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। प्रश्न 62 है, अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो देखो अभी हमने बताया था अवमूल्यन का अर्थ क्या था कि जो भी हमारी वैल्यू है उसको क्या कर देना, कम कर देना, है ना। रुपीज की हमारी जो भी करेंसी है, जो भी मुद्रा है, मुद्राओं की वैल्यू को कम करना अवमूल्यन कहलाता है। और अगर हम मुद्रा की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, अभिमूल्यन कहते हैं। ठीक है, आप दोनों ही टर्म याद रखना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में किसी एक मुद्रा के आधिकारिक मूल्य में कमी करना। कमी करना कहलाएगा अवमूल्यन, और अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो उसको हम अभिमूल्यन कहेंगे। आगे देखें प्रश्न 63, नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया जाता है? नई आर्थिक नीति का पूछा है। ऑप्शंस दिए हैं, उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण या फिर इनमें से सभी। तो इन सभी को नई आर्थिक नीति में शामिल किया गया। क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 64 है, कौन सा एक नई आर्थिक नीति का घटक नहीं है? हमें वो बताना है जो इसका घटक नहीं है। वैश्वीकरण इसमें शामिल था, उदारीकरण भी शामिल था, निजीकरण भी शामिल था, आयात प्रतिस्थापन इसका घटक नहीं था। आयात प्रतिस्थापन को हम लोगों ने पुरानी आर्थिक नीति जिसको 1950 के दौरान बनाया गया था उसमें शामिल किया था। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, आयात प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न 65, वर्तमान में आवश्यक लाइसेंसिंग वाले उद्योगों की संख्या कितनी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी अभी भी कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनमें कदम डालने से पहले हमें जो है लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऐसे कितने उद्योग हैं ये आपसे पूछा गया। ऑप्शंस दिए आपको 8, 6, 4 या फिर 5। सही आंसर बनेगा हमारे पास ऑप्शन डी, 5। 5 ऐसे उद्योग हैं अभी भी जिनके अंदर निजी क्षेत्र अगर इनका उत्पादन करना चाहते हैं या इनमें जो है शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रश्न 66 है, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? वर्तमान में कौन है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है वाई.वी. रेड्डी, उर्जित पटेल, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर शक्तिकांत दास। सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, शक्तिकांत दास। ये वर्तमान में यानी 2021 में आरबीआई के गवर्नर हैं। क्लियर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 67, अन्य देशों की मुद्राओं के रूप में भारतीय मुद्रा के मूल्य का घटना क्या कहलाता है? तो देखिए अभी हमने इसको पढ़ा था। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मुद्रा का अवमूल्यन, क्योंकि मूल्य का घटना आपसे पूछा गया है तो हमारे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, मुद्रा का अवमूल्यन। अब एक बार बाकी ऑप्शंस पे नज़र डालिए। मुद्रा का अधिमूल्यन क्या होगा? जब किसी भी देश की करेंसी को, मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी वैल्यू को बढ़ाया जाएगा। मुद्रा का पुनर्मूल्यन जो होता है ये डिमोनेटाइजेशन को हम कहते हैं, यानी जिसमें पुराने नोटों को हटा दिया जाता है, उसकी जगह पे नई करेंसी लाई जाती है। इनमें से कोई नहीं तो हो गई। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा का अवमूल्यन। प्रश्न 68 है, जीएसटी, है ना, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु अथवा सेवा कर, किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, मूल्य वृद्धि कर है या इनमें से कुछ भी नहीं है? तो देखिए जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। अच्छा हाँ, जीएसटी जो है ये आपके सब्जेक्ट में इस साल नया एडेड टॉपिक है। ठीक है, अब इस टॉपिक में बुक में मुझे नहीं लग रहा कि जो न्यू बुक होंगी उसमें तो जीएसटी के बारे में है, पर पुरानी बुक्स में इसके बारे में नहीं दिया गया है। तो जीएसटी का पूरा कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट लेक्चर वाली वीडियो जो है चैनल पर है, और साथ ही साथ जो है जीएसटी के एमसीक्यू के भी अलग से, जीएसटी के 40 एमसीक्यू के क्वेश्चन, है ना, और कॉन्सेप्ट, ये दोनों एक ही वीडियो में है और ये आपको जो है हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे देखिए लेफ्ट में, राइट में कोने पे देखिए, यहाँ पे आपको एक छोटा सा लिंक बॉक्स दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे उस वीडियो पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। अगर आपको जीएसटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 69 है हमारे पास, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों को क्यों लागू किया गया था? ऑप्शन है गंभीर राजस्व संकट के कारण, भारत में मुद्रास्फीति का उच्च दर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की असंतोषजनक स्थिति, या उपरोक्त सभी। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारे ही कारण थे जिसकी वजह से भारत विश्व बैंक के पास गया था लोन लेने के लिए, लेकिन विश्व बैंक ने बोला कि अगर आप अपनी आर्थिक सुधारों को, आर्थिक नीतियों को बदलेंगे तभी हम आपको लोन देंगे, है ना। तो इसीलिए ये सभी ऐसे कारण थे जिसकी वजह से भारत में आर्थिक सुधारों को लागू किया गया था। लेकिन अगर आपसे तात्कालिक कारण पूछा जाएगा तो वो आ जाएगा विश्व बैंक द्वारा लगाई गई शर्तें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 70 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं? ऑप्शंस दिए हमें, विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि, प्रशुल्कों और प्रतिबंधों में कमी, दीर्घकालीन व्यापार नीति, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास बन जाएगा उपरोक्त सभी। वैश्वीकरण के अंतर्गत इन सभी घटकों पर काम किया जाता है, विचार किया जाता है, तो ये सभी वैश्वीकरण की विशेषताएं हो जाएंगी। ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, आज की वीडियो बस इतना ही था। हमारा जो है इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर के 150 MCQ ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, सेकंड चैप्टर का भी 150 MCQ ऑलरेडी जो है हमारे चैनल पे अपलोडेड है, थर्ड चैप्टर हम लोग कर ही रहे हैं। साथ ही साथ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की PDF इस टेलीग्राम चैनल पे है, अगर आप PDF से पढ़ना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। थर्ड चैप्टर का आज हमारे पास 2 पार्ट्स हो चुके हैं जिसमें हम लोग 70 MCQ को कवर कर चुके हैं। जैसे ही इसके सारे पार्ट्स यानी 150 MCQ अपलोड हो जाएंगे, वैसे ही इसका भी PDF आप लोगों को टेलीग्राम के इस चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, एजुकेशन विद ज्योति नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है, आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। सेम लोगों के साथ आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगी सारी वीडियो और सारे PDF, जितने भी वीडियो अपलोड हुए उन सभी का PDF, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी हैं विद आंसर पूरे 60 क्वेश्चंस के साथ, जैसा आपके एग्जाम में आने वाला है हर एक सब्जेक्ट के। तो आपको टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे। वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।